फ्रेंड्स, हम लोग का अगला का टॉपिक है डेरिवेशन फॉर पल्स विड्थ फॉर एमीटर कपल्ड मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो एमीटर कपल्ड मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर हमने पढ़ा हुआ है। उस एमीटर कपल्ड मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के लिए पल्स विड्थ कितना आता है। पल्स विड्थ मतलब हमने देखा था कि एमीटर कपल्ड मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर इस टाइप का रहता है। इसमें दो ट्रांजिस्टर रहते हैं, Q1 एंड Q2। नॉर्मल कंडीशन में Q1 जो रहता है ऑफ रहता है, Q1 Q2 जो रहता है वो ऑन रहता है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको चालू करता हूँ Q1 हो जाता है ऑफ, Q2 हो जाता है ऑन। जब Q2 ऑन होता है तो उसके क्रॉस जो बेस का वोल्टेज रहता है VBN2 वो होता है इतना, VBE2 सेट प्लस VEN2। ये हम देख चुके हैं। दिस वोल्टेज इज इक्वल टू होता है दिस वोल्टेज VBE2, ठीक है, VBE सेट प्लस VEN2। यहाँ पे VEN2 आता है। इसका जो कलेक्टर वोल्टेज होता है VC2 वो लगभग VCE पे क्रॉस रहता है। ठीक है, ये वेव फॉर्म देखिए। तो जैसे ही मैं ऑन करता हूँ इनिशियल कंडीशन पे VBN2 इस वोल्टेज पर रहता है VEN2 प्लस VB सेट। जो हमारा कलेक्टर वोल्टेज रहता है दूसरा ट्रांजिस्टर का वो कुछ इस नियर वॉट VC सेट के अप्रॉक्सीमेट रहता है वो। और जो हमारा VBN रहता है पहला ट्रांजिस्टर का जो बेस वोल्टेज रहता है, सिंस पहला ट्रांजिस्टर किस में है, हमारा कट ऑफ में है, तो ये बहुत कम वोल्टेज पे रहता है। ठीक है, तो ये काफ़ी कम वोल्टेज पे रहता है पहला ट्रांजिस्टर का जो बेस वोल्टेज रहता है। अब एक टाइम टी इक्वल टू जीरो पे, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे मैं क्या कर रहा था इसके अंदर, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे इसमें मैं एक ट्रिगर पल्स अप्लाई कर रहा था। देखिए, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे जैसे ही मैं ट्रिगर पल्स अप्लाई करता हूँ ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाता है ऑफ। जैसे ही इसमें ट्रिगर पल्स अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे एक I1 करंट फ्लो करता है इस रेजिस्टेंस में, जिसके कारण यहाँ पे एक I1 RC1 का ड्रॉप आता है। जितना ड्रॉप यहाँ, वो ड्रॉप यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होता है VC1 में। मतलब VC1 पहले किस में था, VCC पे काम करते रहता है। अब VC1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, VCC माइनस I1 RC1। तो इस यहाँ पे I1 RC1 का ड्रॉप आता है। जितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे आता है उतना ही वोल्टेज ड्रॉप किस में आता है, VB2 में। इस ट्रांजिस्टर के ऑन होने से पहले ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन था और उस ट्रांजिस्टर का वोल्टेज कितना था, VB2 का वैल्यू था VBE सेट प्लस VEN2 यहाँ का वोल्टेज। जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑन हुआ यहाँ पे करंट फ्लो हुआ I1, और I1 के फ्लो होने के कारण यहाँ पे इस रेजिस्टेंस में एक ड्रॉप आया I1 RC का, और वो ड्रॉप यहाँ पर भी आया। तो जैसे ही ट्रांजिस्टर, मतलब इस पल्स को मैं ऑन करता हूँ, यहाँ पर ट्रिगर पल्स देता हूँ, ट्रांजिस्टर को ऑन करता हूँ, तो दूसरा ट्रांजिस्टर का जो बेस वोल्टेज है उसका वोल्टेज कितना हो जाता है, VBE2 प्लस VEN2 माइनस I1 RC। मतलब मैंने जैसे ही यहाँ पे ट्रिगर पल्स अप्लाई किया टाइम टी इक्वल टू जीरो पे, ट्रिगर पल्स के अप्लाई करती है जो दूसरा ट्रांजिस्टर है वो ऑफ हो जाता है और उसका वोल्टेज कितना हो जाता है, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, यानी कि यहाँ पे आ जाता है ये VBN2 प्लस VB सेट माइनस I1 RC। ये वोल्टेज होता है यहाँ पे। दूसरा ट्रांजिस्टर जो रहता है, जो पहला नंबर का ट्रांजिस्टर रहता है Q1 जैसे यहाँ पे ट्रिगर पल्स देते हैं तो ये हो जाता है हमारा ऑन। ये ऑन होता है तो ये वोल्टेज कितना हो जाता है, VBN1 दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज, VBE सेट प्लस VEN1, यहाँ पे N1 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा वेव फॉर्म है। तो जैसे ही स्टार्टिंग टाइम पॉइंट पे जैसे ही हम लोग ट्रांजिस्टर ऑन करते हैं Q2 ऑन रहता है, Q1 जो है ऑफ रहता है। तो Q2 जब ऑन रहता है तो उसका बेस वोल्टेज कितना रहता है, VEN2 प्लस VBE2 सेट। ठीक है, जैसे ही ऑन रहता है ये कितना रहता है, VEN2 प्लस VBE सेट। जैसे ही मैं ट्रिगर पल्स अप्लाई करता हूँ टाइम टी इक्वल टू जीरो पे, तो ट्रांजिस्टर नंबर 1 मेरा ऑन हो जाता है और ट्रांजिस्टर नंबर 2 मेरा ऑफ हो जाता है। इस ट्रिगर पल्स के अप्लाई करने के जस्ट बाद यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाता है, दिस वोल्टेज माइनस I1 RC, इतना का ड्रॉप आता है इसमें। तो दिस वोल्टेज माइनस I1 RC, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वैल्यू माइनस I1 RC। ठीक है, तो जैसे ही ट्रिगर पल्स अप्लाई करते हैं दूसरा ट्रांजिस्टर कट ऑफ में चला जाता है और उसी पर्टिकुलर टाइम पे उस ट्रांजिस्टर का बेस वोल्टेज जो रहता है, सेकंड नंबर का ट्रांजिस्टर का जो बेस वोल्टेज रहता है वो इस वोल्टेज पे आ जाता है। अब उसके बाद क्या होता है सर्किट में आगे देखते हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम के बाद ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया, ओपन सर्किट हो गया, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। अब यहाँ से करंट फ्लो करता है, ये करंट इधर तो नहीं जा सकता, तो ये करंट क्या करता है, इधर जाता है और इस कैपेसिटर को चार्ज करता है। कैपेसिटर किससे चार्ज होता है, दिस रेजिस्टेंस एंड दिस कैपेसिटेंस। तो ये कैपेसिटर चार्ज होता है तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज बढ़ते जाता है। जितना वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस बढ़ेगा उतना ही वोल्टेज VB2 भी बढ़ेगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो बेस वोल्टेज है वो भी चार्ज होता है, जितना कैपेसिटर चार्ज होगा उतना ही बेस वोल्टेज चार्ज होगा। ठीक है, तो देखो जो बेस का वोल्टेज है वो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चार्जिंग इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर ये होता है, जितना चार्ज होगा कैपेसिटर उतना ही वोल्टेज ये भी चार्ज होगा। तो BN2 इज इक्वल टू जाएगा VBN2 मैक्स प्लस VBN2 मैक्स माइनस VBN2
इनिशियल e⁻t/τ। यहाँ पे VBN2 मैक्स क्या है, जहाँ तक मैक्सिमम कैपेसिटर चार्ज हो सकता है वो वोल्टेज है। कहाँ तक चार्ज हो सकता है कैपेसिटर, VCC तक। तो VBN2 मैक्स की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, VCC। VBN2 इनिशियल क्या है, जैसे ही मैंने स्विच ट्रिगर पल्स अप्लाई किया टाइम इक्वल टू 0 पे, उसी पर्टिकुलर टाइम पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, दिस वैल्यू -I1RC। तो ये हो जाएगा हमारा इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस VBN2। तो VBN2 यहाँ से इस पर्टिकुलर वोल्टेज से तो चार्ज होना चालू होगा ना, VBN2 यहाँ से देखो चार्ज होना चालू हो रहा है। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी V इनिशियल। तो ये हो जाएगी VBN2 इनिशियल वैल्यू, ठीक है। दिस वैल्यू टाइम कांस्टेंट हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू R/C, ठीक है। R/C हमारा टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। ये सारी वैल्यू हम लोग इसमें रख देते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी इतनी। सारी वैल्यू को रखने के बाद दिस वैल्यू विल बी दिस। इस वाली इक्वेशन में ये जो इक्वेशन आया हुआ है, इस इक्वेशन में ये सब की वैल्यू रख दो। टाइम टॉक किसकी वैल्यू इतनी, टॉक की वैल्यू इतनी, VB इनिशियल, VB मैक्स की वैल्यू VCC। ये वैल्यू रखने के बाद ये इक्वेशन बन जाता है ऐसा। अब देखो ये वोल्टेज चार्ज हो रहा है, VBN2 जो है वो चार्ज हो रहा है हमारा, ठीक है। ये वोल्टेज चार्ज हो रहा है और चार्ज होते होते वो एक पर्टिकुलर टाइम तक पहुंचता है। टाइम t पे वो इस वोल्टेज तक पहुंचता है, V गामा प्लस VEN1, मतलब इस ट्रांजिस्टर का कट इन वोल्टेज दैट इज V गामा प्लस ये रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो VEN1। अभी इस पर्टिकुलर कंडीशन में इसके क्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है, VEN1। तो ये वोल्टेज चार्ज होते होते दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज, दोनों के सम वोल्टेज से जो वोल्टेज बन रहा होगा उतना तक पहुंच जाता है उसकी वैल्यू। जैसे ही ये वोल्टेज इन दोनों वोल्टेज के सम के बराबर पहुंचता है तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। तो एट टाइम t पे VB2 की वैल्यू कितनी होती है, V गामा प्लस VEN1, ठीक है। इस वेव फॉर्म से भी देख सकते हैं। एट टाइम t पे VB2 की वैल्यू हो जाती है VEN1 प्लस V गामा। तो एट टाइम t1 पे, एट टाइम t पे VBN2 इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो अब इस इक्वेशन में रख दो, VBN2 की वैल्यू इतना रख दिए और T की वैल्यू रख दी कैपिटल T। तो ये बन जाएगा इक्वेशन इस टाइप से, ठीक है। यहाँ से हम लोग सॉल्व करके इसको T की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो हमारा T होगा वो हो जाएगा पल्स का विड्थ। जितने देर के लिए हमारा ये ट्रांजिस्टर नंबर 2 ऑफ रहता है उतनी देर के लिए हम लोग को आउटपुट वोल्टेज कैपेसिटर के कलेक्टर के क्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज रहता है वो हाई मिलता है, ठीक है। हमने चीज़ देखा था पहले, जितने देर के लिए सेकंड नंबर का ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा उतने देर के लिए मेरे को VC2 VCC मिलेगा। तो कितने देर के लिए ऑफ रहता है, जब तक ये वैल्यू यहाँ से लेके, जब तक ये वैल्यू यहाँ से लेके इस पॉइंट तक चार्ज नहीं हो जाती, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्ज नहीं हो जाती, वहाँ तक ये वैल्यू ऑफ रहता है और वहाँ तक हमको VCC मिलता है आउटपुट में, ठीक है। तो हमको ये मिल जाएगा T, दैट इज पल्स का विड्थ है T, इस पल्स का विड्थ T, इसकी वैल्यू हो जाएगी इतनी। दिस इज द डेरिवेशन फॉर पल्स विड्थ।